नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे रबी फसलों की तैयारी के बारे में। वैसे तो हमारे प्रदेश के कुछ हिस्सों में बुआई हो चुकी है रबी फसलों की, लेकिन कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर अभी खरीफ की फसलों की कटाई हुई है और खेत खाली हैं। तो ऐसे में खेत की तैयारी भी किसान भाई कर रहे हैं, साथ ही साथ बुआई की तैयारी में भी लगे हुए हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से गेहूं और चने की फसलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किसान भाइयों को कौन सी किस्मों का चयन करना है, कैसे खेत की तैयारी करनी है, बीजोपचार में कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो आज हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर देवीदास पटेल जी। आप कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र होशंगाबाद गोविंदनगर से आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं रबी फसलों की, तो कौन सी प्रमुख फसलें हैं जो किसान भाई जिनके लिए इस वक्त भी तैयारी कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर अभी तक बुआई नहीं हुई है? जैसे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभी जो धान वाले बेल्ट हैं उनमें अभी धान कट के तैयार हुई है और अब उसकी तैयारी चल रही है। तो ऐसे क्षेत्र उन क्षेत्रों के लिए गेहूं एवं चना जो प्रमुख दो मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा सरसों की भी कुछ हिस्सों में खेती होगी, पर जो मुख्य फसल है वो गेहूं रहेगी जी। तो गेहूं की तैयारी चल रही है और चने की तैयारी भी चलेगी। भूमि की तैयारी, खेत की तैयारी हमारे किसान भाइयों को कैसे करनी है, क्या विशेष ध्यान रखना है? जैसे कि सबसे पहले तो हम ये जानें कि गेहूं और चने का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की भूमि का चयन करना चाहिए। तो ऐसी भूमि जहां पर जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो एवं उसकी जल धारण क्षमता भी अच्छी हो, और उस भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 होना चाहिए। अच्छा। तो वो भूमि हमारे गेहूं एवं चने के लिए उपयुक्त मानी जाएगी जी। बुआई का सही समय डॉक्टर साहब कौन सा होना चाहिए? हमारे किसान भाइयों को क्या जानकारी देंगे कि जहां पर अभी बुआई नहीं हुई है वो किसान भाई कैसे बुआई का सही समय तय करें? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि किसान क्या करते हैं कि या तो अर्ली बुआई कर देंगे या लेट करते हैं, जिसके कारण जो उत्पादन है उसमें गिरावट होती है। तो अगर हम गेहूं की बात करें तो उसके लिए सबसे जो उपयुक्त समय है वो 10 नवंबर से 25 नवंबर के बीच का समय है। अच्छा। जिसमें कि हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उसको हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि जैसे हमारे घर में अगर नारियल का तेल रखा हो और वो जमने लगे, अच्छा, तो वो उसका उपयुक्त समय माना जाता है। और उसी प्रकार वैरायटी और हमारे जो संसाधन है उसके आधार पे भी हम बुआई को निर्धारित कर सकते हैं जी। अगर हम चने की बात करें तो चने में भी जहाँ पर असिंचित क्षेत्र है वहाँ पर चने की बुआई हो चुकी है, परंतु जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं वहाँ पे हम 30 नवंबर या 10 दिसंबर के आसपास तक बुआई कर सकते हैं। परंतु उसके लिए किस्मों का चयन भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहे। जी जी। तो कौन सी किस्मों का चयन करना चाहिए अगर हमारे किसान भाई कुछ देरी वाली फसल लेना चाह रहे हैं चने की, तो कौन सी किस्में बेहतर रहेंगी? जैसे चने की अगर हम बात करें तो जो हाई टेम्परेचर क्या होता है कि जब मेचुरेशन के समय जाता है तो उस समय हाई टेम्परेचर होता है, तो हमें ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जो कि तापमान के प्रति सहनशील हो। अच्छा। तो उसके लिए सबसे उपयुक्त किस्में हैं जो JG 14 और JG 16। इसके अलावा RVG 202, RVG 203, ये वेराइटियाँ ऐसी है कि जो हाई टेम्परेचर को भी सहन कर लेती है और वहाँ पे भी इनका प्रोडक्शन हमें अच्छा प्राप्त होता है। गेहूं की किस्मों के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? जी, जैसे कि गेहूं का तो अभी उपयुक्त समय ही चल रहा है, तो उसके लिए अच्छी जो किस्में हैं उसमें अभी जो नई अनुशंसित हुई है किस्में, उसमें जो DBW 187 जो कि कर्ण वंदना के नाम से जानी जाती है, यह किस्म से हम लोग लगभग 70 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा DBW 303, DBW 222 और जो JW 322, HI 1544, MP 1202 है ना, MP 1203, ये ऐसी किस्में हैं जिनसे कि हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गई समय और सिंचित क्षेत्रों के लिए। परंतु अगर किसी कारणवश हमें अगर दिसंबर में 10 दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उसके लिए जो किस्में हैं वो है MP 4010। अच्छा, है ना। और दो बहुत ही अच्छी किस्में हैं जो कि इंदौर रिसर्च सेंटर से अभी रिलीज हुई है, वो है
पूसा अहिल्या और पूसा कल्याणी, जो उनका नंबर है HI 1634 और HI 1633। ये उपयुक्त किस्में हैं और इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इसके अलावा जो JNKV की वेराइटीज़ है वो है MP 3288, MP 3211। ये उपयुक्त किस्में हैं जिन्हें हम लेट सोइंग भी करेंगे तो इन पे क्या टेम्परेचर का असर कम पड़ता है, इसलिए बाली अच्छी आएगी और हमें अच्छा उत्पादन दे जाएगी। तो देखिए किसान भाइयों, किस्मों का चयन बहुत अहम होता है। अगर आप देरी से बुआई करने वाले हैं तो जो किस्में डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं उनका आप इस्तेमाल करें, उससे भी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब हम बात करते हैं बीज दर की और बीजोपचार की। क्या होता है, कई बार किसान भाई जो है बीज दर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, 1 हेक्टेयर में ज़्यादा बुआई कर देते हैं, इससे उनको दोहरा नुकसान होता है। एक तो फसल भी ठीक से नहीं हो पाती और बीज की लागत यानी आपका खर्चा भी बढ़ जाता है, और दूसरी बात बीजोपचार में भी किसान भाई कई बार कुछ लापरवाही कर जाते हैं। तो डॉक्टर साहब वो कौन सी लापरवाहियाँ हैं जो अक्सर बीजोपचार या बीज दर का आकलन करने में किसान भाई कर जाते हैं, और कैसे इस बारे में सावधानी रखें? हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर जो अनुशंसित बीज दर है उससे कहीं गुना ज़्यादा बीज की मात्रा ली जाती है। अगर हम देखें तो लगभग 70 से 80 किलो प्रति एकड़ बीज दर किसान यूज़ करते हैं। पर मेरी किसान भाइयों से विनती है कि आप जितना कम पॉपुलेशन खेत में रखोगे, लगभग 4 लाख प्लांट पर हेक्टेयर होना चाहिए, अगर आप उससे ज़्यादा पॉपुलेशन रखते हो तो उसमें जो कंसे आना चाहिए या जो प्रोडक्शन आना चाहिए वो प्रॉपर नहीं आ पाता है। तो हमें ये ध्यान रखें कि अगर हम टाइमली सोइंग कर रहे हैं तो उस समय 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज ले, हालांकि 40 किलो पर एकड़। और अगर हम लेट बुआई करते हैं तो लगभग 120 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से तब थोड़ी बीज दर बढ़ जाना चाहिए। क्या होता है कि जब ठंड ज़्यादा बढ़ेगी तो जर्मिनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए बीज दर थोड़ी बढ़ाना पड़ेगी। पर अगर हम टाइमली सोइंग कर रहे हैं तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। और बीज का जो निर्धारण है कि कितना लेना चाहिए तो वो डिपेंड करता है। अगर हम गेहूं की बात करें तो आप 1000 दानों का वेट कर लें। 1000 दानों का जितना वेट आएगा, वैसे 45 ग्राम आता है, 40 ग्राम आता है, तो उस हिसाब से उसको हम प्रति एकड़ ले सकते हैं। क्योंकि किसी गेहूं का दाना छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है, तो उसका वेट के आधार पे हम प्रति एकड़ के हिसाब से उसको निर्धारित कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम चने की बात करें तो चने में जो बीज दर लेना चाहिए वो हमें लगभग 75 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना चाहिए, 75 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर लेना चाहिए। इसमें भी डिपेंड करता है, जैसे कि चने की भी अलग अलग वैरायटी, काबुली चना है, देसी चना है, उसकी साइज है, तो उनका भी 100 ग्राम वजन लेके उसके हिसाब से हम बीज दर को निर्धारित कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम बीजोपचार की बात करें तो किस तरह की अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं किसान भाई, क्योंकि बीजोपचार करने के बाद भी कई बार अच्छा उत्पादन नहीं मिलता या फिर जो है कीटों का प्रकोप हो जाता है, तो इस बार कौन सी विशेष सावधानियां रखें हमारे किसान भाई? जी, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि किसान क्या करते हैं कि जो लागतें आ रही है वो मेन लागत उसी पे आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इनका उपयोग हो रहा है। अगर हम बीज को उपचारित कर लें, है ना, तो हमको कम जो दवा है वो कम मात्रा में भी लगेगी और उसके साथ साथ जो सुरक्षित हमारी फसल सुरक्षित रहेगी, अंकुरण अच्छा होगा और जो भूमि जनित रोग हैं या बीज के ऊपर जो रोग रहते हैं उनसे भी निजात पाया जा सकता है। तो जो अभी तक जो गलत प्रैक्टिस है वो क्या करते हैं, नॉर्मल अपन बीज लिया, उसके ऊपर थोड़ा हल्का पानी डाला और दवा डाल देते हैं। जब बीज सूखता है तो उसके बाद दवा अलग हो जाती है, बीज अलग हो जाता है, जिससे कि हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता। परंतु अगर हम FIR सिस्टम, FIR मतलब पहले फंगिसाइड से, फिर इंसेक्टिसाइड से और फिर कल्चर से अगर बीज उपचार करते हैं तो हमें उससे अधिक लाभ प्राप्त होगा। उसके लिए अगर गेहूं की बात करें तो सबसे पहले फंगिसाइड से उपचार करना चाहिए। उसके लिए 1 ग्राम थायराम और 2 ग्राम कार्बेंडाज़ाइम इसका मिश्रण बनाकर उसे हमें प्रति किलो बीज के हिसाब से ट्रीट करना है। अगर थायराम और कार्बेंडाज़ाइम नहीं हो तो 2 ग्राम विटावेक्स पाउडर से प्रति किलो बीज को हम उपचारित कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद ये तो हो गई बीमारियों को रोकने के लिए। अगर जो इंसेक्ट होते हैं उसके लिए एमामेक्टिन बेंजोएट या थायोमिथॉक्सोन, ये 2 दवा ऐसी है जो कि इंसेक्ट को रोकने का काम करता है। तो ये 1 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से ले सकते हैं। ऐसे ही अगर हम राइजोबियम कल्चर की बात करें या तो जैसे गेहूं है तो गेहूं में एजोस्पाइरिलम या एजोटोबैक्टर का उपयोग किया जाता है। तो 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम इसका मात्रा लेकर उसको उपचारित कर सकते हैं।
और जो नॉर्मल ना करके किसान भाई क्या करें, 250 ग्राम गुड़ ले, उसको 1 लीटर पानी में हल्का गर्म कर ले। अच्छा। और गर्म करने के बाद उसको ठंडा करके फिर उसमें ये दवाएं मिला के उसको उपचारित करें, तो वो बीज के साथ दवा अच्छे से चिपकी रहेगी और वो सॉइल में भी अपना अच्छा काम करेगी। जी, तो देखिए किसान भाइयों, ये ध्यान इस बार रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि केवल पानी में दवाई डाल करके और बीजोपचार उससे नहीं हो पाएगा। इस बार कुछ नया प्रयोग करें, गुड़ की चाशनी का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे दवा जो है बीज में अच्छे से चिपकी रहेगी और आपको जो है खेतों में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सिंचाई के बारे में आपको कैसा ध्यान रखना है, या अन्य रोग और कीटों का अगर प्रकोप हो रहा है फसलों में तो फिर उससे कैसे अपनी फसलों को बचाना है। जल्द हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है।
आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं रबी फसलों में एकीकृत प्रबंधन के बारे में। डॉक्टर देवीदास पटेल जी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले हमने चर्चा की कि कैसी बीज दर होना चाहिए, कैसे बीजोपचार करना चाहिए, लेकिन अगर हम सिंचाई की बात करें, सिंचाई करते समय किसान भाइयों को क्या ध्यान रखना है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने देखा है कि जो उसकी क्रांतिक अवस्था है, उन क्रांतिक अवस्था में अगर हम गेहूँ में सिंचाई करते हैं तो हमें सिंचाई भी कम लगेगी और उत्पादन भी अधिक प्राप्त होगा। तो जो गेहूं की जहां पर अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी हो तो हमें 4 सिंचाई करना चाहिए। वो गेहूं की 4 क्रांतिक अवस्था है। जैसे पहली जो अवस्था है ताजमूल अवस्था, उसको हम क्राउन रूट स्टेज भी बोलते हैं। वो बुआई के 20 से 25 दिन बाद होती है। अच्छा। उस समय क्या होता है, जड़ों का विकास होता है। अगर हम उस समय सिंचाई करते हैं तो जड़ें अच्छी फैलेगी, है ना। तो उस समय सिंचाई करने से हमें ये प्रॉफिट होगा कि जड़ें ज़्यादा फैलेगी। जो दूसरी सिंचाई करना चाहिए वो करना चाहिए टिलरिंग स्टेज में, है ना। टिलरिंग स्टेज 40 से 45 दिन बाद आती है। उस स्टेज में अगर हम सिंचाई करते हैं तो जो नंबर ऑफ कंसे हैं वो ज़्यादा मात्रा में आएंगे। तीसरी जो सिंचाई करना चाहिए वो करना चाहिए पुष्पन अवस्था में। अगर हम पुष्पन अवस्था में सिंचाई करते हैं तो जो नर और मादा परागकण होते हैं उनमें जो क्रॉसिंग होती है वो पर्याप्त होगी, जिससे कि दाने अच्छे सेट होंगे। और जो चौथी सिंचाई करना चाहिए वो दूधी अवस्था में करना चाहिए। अच्छा। अगर हमने इधर सिंचाई करी और अगर हमने दूध अवस्था में सिंचाई नहीं करेंगे तो उस समय क्या होगा कि टेम्परेचर के कारण जो उसमें मिल्क बन रहा है वो इवापोरेट हो जाएगा, जिसके कारण दाने जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं, पोचे रह जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए सिंचाई दूधी अवस्था में करना चाहिए। जिन किसान भाइयों के पास केवल 2 सिंचाई हो उन्होंने पहली सिंचाई क्राउन रूट स्टेज में, है ना, ताजमूल अवस्था में करना चाहिए और दूसरी सिंचाई मिल्किंग अवस्था में या दाने बनते समय करना चाहिए। अच्छा। तो ये अगर इस समय अगर हम सिंचाई करते हैं और जो सिंचाई है उसको 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना करें। अच्छा। अगर आप 8 सेंटीमीटर डेप्थ से ज़्यादा करेंगे तो पानी भी लॉस होगा और जो हम फर्टिलाइजर देते हैं वो भी लीचिंग होकर नीचे चले जाएंगे सॉइल में। जो रूट जोन रहता है उससे नीचे चले जाएंगे। बिल्कुल। तो कंट्रोल में सिंचाई रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये क्रांतिक अवस्था है जिसमें सिंचाई करें। इसके बाद अगर हम चने की बात करें तो चना ऐसी फसल है जिसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है ना। तो चने में केवल 2 सिंचाइयों की आवश्यकता है। पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद और दूसरी सिंचाई लगभग 80 से 85 दिन बाद करना चाहिए। चने में ये ध्यान रखें कि जब पुष्पन अवस्था है उसमें हम सिंचाई ना करें। अगर पुष्पन अवस्था में हम सिंचाई करेंगे तो जो जितने भी पुष्प हैं वो पूरे ड्रॉप हो जाते हैं। अच्छा। है ना। तो उससे प्रोडक्शन पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए चने में कंट्रोल में सिंचाई रहे और केवल 2 सिंचाई करना उचित होगा। जी। तो देखिए किसान भाइयों, हर चीज़ ज़्यादा देना भी बुरा होता है खेती किसानी में, इसलिए सिंचाई भी आप हिसाब से दें। और उर्वरक की बात हम करते हैं, किसान भाई इस पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। उर्वरक खूब ढेर सारा डाल देते हैं जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है, फसलों को भी नुकसान होता है। तो उर्वरक कैसा, कितनी मात्रा में और कब दिया जाना चाहिए डॉक्टर साहब? जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ सबसे समस्या आ रही है, एक किसान अगर डीपी के पीछे जा रहा है तो सब के सब उसके पीछे जाते हैं, जबकि उसकी जगह हम सिंगल सुपर फास्फेट 12-32-16 या अलग अलग प्रकार के हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम गेहूं की बात करें तो जो उर्वरक है उसकी भी मात्रा डिपेंड करते हैं कि आप किस क्षेत्र में बुआई कर रहे हैं। अगर असिंचित क्षेत्र में वहाँ पे उर्वरक की मात्रा कम लगेगी, जहाँ सिंचित क्षेत्र है वहाँ पे उर्वरक की मात्रा ज़्यादा लगेगी। तो अगर हम समय से बुआई कर रहे हैं और सिंचित क्षेत्र है तो वहाँ 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम पोटास और 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अब किसान भाई एक गलती और क्या करते हैं कि उर्वरक में डेपी जो फास्फोरस है उसकी मात्रा तो आप पूरी डाल दे, डेपी के माध्यम से आप डाल देते, पर ये डेपी और पोटास ये स्लो सॉल्युबल है। अगर आप जमीन में आज डाल रहे हो तो आज के 20 से 25 दिन बाद वो लगना प्रारंभ होता है। पर किसान भाई क्या गलती करते हैं कि यूरिया के साथ सेकेंड इरिगेशन या फर्स्ट इरिगेशन के साथ देते हैं, तो वो गलत है। जब अगर आप बुआई कर रहे हो उस समय हमें डेपी या जो सिंगल सुपर फास्फेट है 60 किलोग्राम और पोटास, इसकी मात्रा पूरी सॉइल जब हम बुआई करते हैं उस समय डाल देना चाहिए। उसका हमको लाभ जब 40-45 दिन की हमारी फसल होती है, जब कंसे निकलने रहते हैं तो उस समय पर्याप्त हो जाएगा। और उसके साथ 1/3 यूरिया बुआई के समय डाल देना चाहिए। बाकी जो यूरिया बच रहा है
उसका उपयोग हमें पहली सिंचाई में और दूसरी सिंचाई में करना चाहिए। जल्दी से खरपतवार प्रबंधन के बारे में भी हम जान लेते हैं कि किसान भाई कैसे खरपतवार प्रबंधन करें, और कुछ और जानकारी जो आप किसान भाइयों को देना चाहते हैं। खरपतवार प्रबंधन की अगर हम बात करें, खरपतवार से 30 से 35% जो हमारे उत्पादन है वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा। तो उसके लिए हम या तो यांत्रिक विधियों का उपयोग कर सकते हैं या केमिकल विधियों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप यांत्रिक विधि से करते हो तो आपको उर्वरक भी कम लगेंगे और आपका खरपतवार भी कंट्रोल में हो जाएगा, तो आप हैंड हो का उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम केमिकल के ऊपर जाते हैं तो अगर उसमें क्या होता है, चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती 2 प्रकार के खरपतवारों को बांटा गया। अगर आपको सकड़ी पत्ती को कंट्रोल करना है तो पेंडामेथिलिन, जो कि हम बुआई से 3 दिन तक डाल सकते हैं, इसको प्री इमरजेंसी भी कहा जाता है। उसके अलावा जो पोस्ट इमरजेंसी उसमें मेटासल्फ्यूरान है ना, सल्फोसल्फ्यूरान है या आइसोप्रोट्यूरान है, इन दवा का उपयोग करके हम बुआई मतलब खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए किसान भाइयों, बहुत अहम जानकारियां दी हैं डॉक्टर साहब ने आज आपको, बुआई से लेकर किस्मों के चयन और साथ ही साथ सिंचाई कब, कैसे और उर्वरक किस मात्रा में दिया जाना चाहिए, बहुत अहम जानकारियां दी हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कृषि उत्पादन बढ़ाने उठाए कदम, कड़कनाथ से मिलेगा पोषण और खुशहाली, कपिल धारा ने बदली किसान की किस्मत, दुग्ध उत्पादों का होगा बीमा और संतरा उत्पादकों की परिचर्चा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ निर्यात को भी बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। अधिक मुनाफा देने वाली फसलों के उत्पादन को विविधीकरण के माध्यम से बढ़ाने के प्रयास हो। किसानों को कृषि और उद्यानिकी फसलों में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ये निर्देश कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित फसलों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बेस सहित कृषि एवं उद्यानिकी के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए विविधीकरण द्वारा वैकल्पिक फसलों के लिए किसानों को प्रेरित करें, इसके लिए अभियान चलाकर प्रयास करें और किसानों को प्रशिक्षित भी करें। फसलों के विविधीकरण में किसानों को यदि किसी प्रकार की दिक्कतें आती है तो उसका समाधान भी करे। राज्य सरकार विकास की मुख्य धारा में पिछड़े जनजाति वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने कृत संकल्पित है। सतना जिले के उचेहरा विकासखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में कड़कनाथ कुक्कुट योजना के तहत नवाचार किया जा रहा है। कड़कनाथ कुक्कुट पालन योजना के नवाचार के तहत उचेहरा विकासखंड के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों गोबराव खुर्द, गोबराव कला, पिथौराबाद, धनेह, जिगनहट, बांधी, मोहार और नरहटी में आदिवासी वर्ग की महिलाओं को 30 कड़कनाथ कुक्कुट इकाई वितरित की गई। उप संचालक पशु चिकित्सा डॉक्टर प्रमोद शर्मा बताते हैं कि आदिवासी वर्ग की महिलाएं सुरक्षित रूप से मुर्गी पालन कर सकती है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए आदिवासी बाहुल्य ग्रामों की महिलाओं को प्रति हितग्राही 28 दिनों के 40-40 कड़कनाथ मुर्गी के चूजे प्रदान किए गए हैं। एक इकाई में इन 40 चूजों को खिलाने के लिए 30 दिवस का उच्च गुणवत्ता युक्त कड़कनाथ कुक्कुट आहार भी दिया गया है। योजना से लाभान्वित दनेह ग्राम की रूमी कोल बताती है कि इनका परिवार पहले भी मुर्गी और बकरियां पालता रहा है, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से कड़कनाथ के चूजे और 30 दिन का कुक्कुट आहार भी मुफ्त मिला है। राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के उत्थान और उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को मिल रहा है, इससे इनका जीवन खुशहाल हो रहा है। भोपाल जिले की बैरसिया तहसील के ग्राम पंचायत सोनकच्छ के ग्राम टांडा निवासी श्री विक्रम सिंह पिता उमराव सिंह सहरिया को शासन की मनरेगा योजना के अंतर्गत कपिल धारा योजना का लाभ मिला है। श्री विक्रम सिंह को वर्ष 2020-21 में कपिल धारा योजना में कूप निर्माण कार्य के लिए शासन द्वारा 2,91,000 की राशि स्वीकृत की गई है। हितग्राही श्री विक्रम सिंह द्वारा कूप निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और सिंचित कृषि होने से उनकी आर्थिक स्थिति एवं आजीविका में सुधार हुआ है। श्री विक्रम सिंह ने बताया कि कूप निर्माण से फसलों की सिंचाई के लिए पानी का स्थायी स्रोत प्राप्त हुआ है।
उन्होंने बताया कि पहले बारिश के पानी से एक ही फसल का उत्पादन कर पाता था। कूप निर्माण होने से अब साल में 3 फसलें और सब्जियों का भी उत्पादन कर रहा हूँ, जिससे पूर्व की अपेक्षा आय में 3 से 4 गुना की वृद्धि हुई है और कूप निर्माण का 100% उपयोग भी हो रहा है। मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा दुग्ध समितियों के सदस्यों और उनके परिवार के लिए साचू चिकित्सा सहायता बीमा योजना स्वीकृत की गई। योजना में दुग्ध प्रदायक सदस्यों और उनके आश्रित परिजनों को सामान्य बीमारी के उपचार के लिए 1 लाख रुपए और गंभीर बीमारियों के लिए 2 लाख रुपए प्रति परिवार प्रतिवर्ष बीमा राशि का प्रावधान है। बीमा राशि का भुगतान न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाएगा। योजना में दुग्ध प्रदायक सदस्यों और उन पर आश्रित 3 परिजनों को लाभान्वित किया जाएगा। परिजनों में पति या पत्नी और 3 माह से 25 वर्ष तक की आयु के 2 बच्चे शामिल हैं। भारत सरकार की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नई दिल्ली और उद्यानिकी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में होटल आदित्य रेसिडेंसी पांडुर्ना में संतरा कुरेता विक्रेता परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नई दिल्ली की उप महाप्रबंधक श्रीमती समिधा गुप्ता और भोपाल डिवीजन के सलाहकार अशोक गौरा, 10 एक्सपोर्टर्स, 10 एपीडा के मेंबर और ऑफिसर, 30 संतरा उत्पादक कृषक और पांडुर्ना और सौंसर क्षेत्र के स्थानीय व्यापारी उपस्थित रहे। उप संचालक उद्यानिकी श्री R.K. कोरी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य संतरा उत्पादक किसानों को उत्पाद का अच्छा मूल्य दिलाना और इसके लिए शासन स्तर पर मार्केटिंग का कार्य है, जिसमें एपीडा द्वारा स्टिकर लगाकर छिंदवाड़ा ऑरेंज ब्रांड बनाकर विदेश में निर्यात किया जाएगा। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।